हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, यही ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से लेकर 1351 लगभग 26 ईयर तक ये शासन करता है दिल्ली पर, यानी दिल्ली सल्तनत पर। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जो देखा, एक तो इसका पूरा नाम देखा था, इसका पूरा नाम था फ़खरुद्दीन मोहम्मद जौना खां। तो वहाँ से आपको कोई नहीं पूछने जाएगा, हाँ आपको बस ये याद रखना है कि इसका एक नाम क्या था, जौना खां भी था, यानी ओरिजिनल नाम इसका क्या था, जौना खां था। जैसे गियासुद्दीन तुगलक का क्या नाम था, मिर्ज़ा मलिक था ना, वैसे इसका नाम जौना खां था। और वो कहाँ का था, वो पंजाब का गवर्नर था, जो जिसको नोबेल्स ने कहा तो वो आकर रिप्लेस किया खिलजी अंपायर के लास्ट सुल्तान को और खुद गद्दी पर यानी थ्रोन पर बैठा। उसके बाद कौन आया, उसका बेटा जौना खां। जौना खां यानी कि जब ये थ्रोन पर बैठा तो इसने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसमें हमने देखे थे कि इसने 5 एक्सपेरिमेंट्स कर लीजिए या फिर कैंपेन कह लीजिए, 5 एक्सपेरिमेंट या 5 कैंपेन्स इसने किए थे। जिसमें पहला कैंपेन इसका क्या था, कैपिटल ट्रांसफ़र, क्या था, कैपिटल ट्रांसफ़र। और वो क्या था, दिल्ली से देवगिरी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था, जो एक फेलियर था। देवगिरी को इसने नाम बदला था क्या, दौलताबाद, ठीक है। सेकंड इसका क्या था एक्सपेडिशन, कि इसने टोकन करेंसी लगाई, क्या की, टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी में क्या था, सिल्वर और क्या कहते हैं ये सिल्वर और गोल्ड के बदले क्या, ब्रॉन्ज की करेंसी ले आओ। सिल्वर और गोल्ड के बदले कौन सी करेंसी लाओ, ब्रॉन्ज की लाओ। तो वो भी क्या था, एक तरह से फेलियर ही साबित हुआ, ठीक। उसके बाद इसने नेक्स्ट जो काम किया, थर्ड जो इसने किया वो था खुरासन का एक्सपीडिशन। कहाँ का, खुरासन का एक्सपीडिशन, जहाँ पर कौन थे, पर्शियन किंग थे। बट इसने आर्मी वगैरह सब बना लिया, सबको एडवांस पेमेंट दे दिया, सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारा कुछ खर्चा हो गया। और बाद में पता चला कि बाद में ये हुआ कि जो पर्सिया वहाँ का अंपायर था, पर्शियन अंपायर, उसकी स्थिति सुधर गई। जब ये अच्छे हो गए तो वो पूरा का पूरा प्लान उसको फेल हो गया। तो वहाँ भी क्या हो गया, वहाँ भी इसका पूरा का पूरा नुकसान गया। इसके बाद सब का सब क्या है, देखिए कैपिटल ट्रांसफ़र में ट्रेजरी का लॉस हुआ, यानी कि इकोनॉमिक लॉस। टोकन करेंसी, यहाँ भी इकोनॉमिक लॉस। खुरासन एक्सपेडिशन, इकोनॉमिक लॉस। और उसके बाद क्या, कराचिल एक्सपेडिशन, क्या, कराचिल एक्सपेडिशन। कराचिल एक्सपेडिशन में क्या था, जो हिमाचल वगैरह यानी कुमाऊं हिल्स के छोटे छोटे राजपूत शासक वगैरह थे, उनको कंट्रोल करने के लिए इसने 10,000 की फ़ौज भेजी। उसमें से मुश्किल से 10 लौट के आ पाए। तो यहाँ भी क्या हुआ, लॉस ही गया। तो ये सब लॉस है, क्या है, लॉस। और साथ में इसमें तो प्रेस्टीज भी गई उसकी। तो इन सभी लॉस से उबरने के लिए उसने फिफ्थ क्या काम किया, डोआब में क्या किया, डोआब में टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया। अब डोआब में जैसे ही टैक्सेशन इंक्रीज किया, उसी टाइम उसने ये नहीं ध्यान दिया कि उस वक्त वहाँ पर डोआब में क्या था, फेमाइन था, चारों तरफ भूखमरी यानी कि अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। तो जो टैक्स देना था वो तो लोग देने के काबिल नहीं थे, तो एक्स्ट्रा कहाँ से देते। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, इसका फेल हो गया। और इसने रेवेन्यू रिफॉर्म के नाम पर क्या किया, हाँ ये इसने अच्छा किया कि अगर मुझे खेती से क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो इसने एक बहुत अच्छा काम क्या किया कि इसने
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए इसने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनाया, यानी कि स्पेशल फॉर एग्रीकल्चर, जिसको क्या नाम दिया इसने, दीवाने कोही। क्या नाम दिया गया, दीवाने कोही। ये दीवाने कोही स्पेशल क्या है, फॉर किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर के लिए। और साथ में इसने क्या दिया, जो पीजेंट्स थे उन पीजेंट्स को फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया। बट इसके करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से ये पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया, और भी जो चीज़ें करनी थी इसको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था वो सब फेल हो गया। और उसका नतीजा, हाँ, साथ में इसने क्या था, क्रॉप रोटेशन, अच्छी वैरायटी के क्रॉप्स, ये सारा जो इसने प्लान किया था वो सब क्या हुआ, अंत में फेल हो गया, और इसको फिर से क्या करना पड़ा, सब लॉस में गया। तो ये 5 एक्सपीडिशन इसके थे, और छठा जो इसने एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की दीवाने को ही बनाकर, वो भी फेलियर में गया। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्हीं चीज़ों को डिटेल से पढ़ा पिछली क्लासों में, एक एक करके। अब हम यहाँ से नेक्स्ट इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, जहाँ तक आपने लिख लिया है एग्रीकल्चर रिफॉर्म या रेवेन्यू रिफॉर्म जो टाइटल था, उसके बाद आप लिखिए एक लाइन गैप करके, 1 से 2 लाइन गैप करके लिखिएगा, क्योंकि अब हम दूसरे फेज में इंटर कर रहे हैं। जो इसके रिफॉर्म और कैंपेन थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट थे, वो फेज ख़त्म है, अब दूसरे फेज में आ गए। तो 1-2 लाइन गैप करके कि यहाँ से चीज़ें अब बदल रही हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, ही वॉज ओनली दिल्ली सुल्तान who has received a comprehensive literacy या literary religious and philosophical education, also a good कैलीग्राफर। तो ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट है इसके बारे में कि अगर कभी बाय द वे छोटे किसी एग्ज़ाम में आ गया, या ये हो गया कि दिल्ली सल्तनत में एजुकेशन की क्या स्थिति थी, तो वहाँ आप लिख सकोगे कि हाँ, दिल्ली सल्तनत में एजुकेशन आम पब्लिक के लिए कोई ख़ास तो नहीं थी, क्योंकि उस वक्त के जो सुल्तान थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे। क्योंकि हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा और बाकियों को देखा, बट जो पढ़ना चाहता था या जो पढ़ने वाला था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ये कैसा था, एक बहुत ही लिटरेट सुल्तान था। तो सभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा लिटरेट कोई होगा तो वो यही था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही वॉज टॉलरेंट in religious matters, comma, maintained diplomatic relations with Egypt, China
एंड ईरान। तो ये रिलीजियस मैटर को लेकर टॉलरेंट था, यानी कि ये कभी किसी रिलीजन को स्पेशल टारगेट नहीं करता था या ना किया। इसने सबको ठीक ठाक सम्मान दिया और साथ में पढ़ा लिखा था, तो अलग अलग देशों के साथ अच्छे रिलेशन भी मेंटेन किया, इजिप्ट, चाइना, ईरान, और वहाँ से व्यापार भी किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो देखिए, इसका अगर आपसे आर्किटेक्चर इसने बनवाया क्या था, तो एक तो दौलताबाद में इसने दौलताबाद फोर्ट बनवाया, यानी कि देवगिरी में, पहला वो वहाँ लिख चुके हैं। दूसरा एक और लिख लीजिए इसमें, बिल्ट द फोर्ट ऑफ आदिलाबाद एंड सिटी ऑफ जहांपना। तो आदिलाबाद में भी इसने एक फोर्ट बनवाया। अब ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है कि आप पता कर लो आदिलाबाद कहाँ है। मैप में एक बार देखिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत इजी सी जगह है, कोई बहुत दूर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक तो देखिए, इसकी लाइफ में अब तक चीज़ें ठीक ठाक रहीं स्टार्टिंग के 10 साल तक। स्टार्टिंग के 10 साल, तो देखिए इसके लाइफ के स्टार्टिंग के 10 साल तो बहुत अच्छे बीते। 1325 से लेकर 1326 तक 10 से 11 साल इसने बहुत अच्छे बिताए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बट इसके बाद इसके लाइफ में कुछ रेबेलियंस हुए आए, यानी कि अब यहाँ पर इसके खिलाफ लोग खड़े होना शुरू हुए इसकी वजह से ही। ठीक है, तो अब जो पॉइंट लिखिए वो लिखिए ऐसे लिखिए, रेबेलियन एंड जनरल अपसर्ज। रेबेलियन एंड जनरल अपसर्ज। तो देखिए, इसके टाइम में ये इकोनॉमिकली वीक हो चुका था। इकोनॉमिकली वीक हो चुका था जब गियासुद्दीन था और ये एज ए जौना खां सारे एक्सपेडिशन कर रहा था। उस वक्त तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन इसके अपने खुद के एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या हो चुका था, ये बहुत तरह इकोनॉमिकली वीक हो चुका था। और साथ में जो साउथ इंडिया के इतने बड़े अंपायर को इसने आपस में क्या किया, एक साथ मिलाया, उससे भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो इसने जब साउथ इंडिया के बड़े बड़े अंपायर्स को अपने साथ मिलाया तो उससे भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि इसके कार्यकाल में, इसके मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान रहते हुए 3 नई क्या हो गई स्टेट्स, 3 नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स या डायनेस्टीज़ क्या हो गई, इमर्ज की। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान रहते हुए। और ऐसा नहीं था कि ये कमज़ोर हो चुका था या था, बस इसकी अपनी खुद की पॉलिसीज़ ने इसको कमज़ोर किया था। ठीक है, तो पहला जो इसका था वो लिखिए फर्स्ट, जो ऐसे लिखिएगा, लिखिए द थ्री, THREE, थ्री इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग हिज टाइम या रेन। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान रहते हुए 3 मेजर, ये भी नहीं छोटी छोटी, बड़ी डायनेस्टीज इमर्ज की और लंबे समय तक वो बनी रही। ठीक है, कुछ तो ऐसी थी कि जो मुग़लों ने जिन पर जाकर कंट्रोल किया, यानी कि इसके बाद यूँ समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद
जो दिल्ली सल्तनत है उसका एक्सपेंशन नहीं होगा, अब वो सिकुड़ती जाएगी, अब वो उसके टेरिटरी का जो एरिया का एक्सपेंशन है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट टेरिटरी जो बनी, लिखिए फर्स्ट टेरिटरी बनी इन 1335 या 36 लिख लीजिए, 36 CE। और ये जो टेरिटरी थी, यहाँ लिखिएगा या ऐसे लिखिए, हाँ लिखिए फाउंडेशन ऑफ विजयनगर, फाउंडेशन ऑफ विजयनगर किंगडम, फाउंडेशन ऑफ विजयनगर किंगडम बाय हरिहरा एंड बुक्का, बाय हरिहर एंड बुक्का। तो आपको ये याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जब मोहम्मद बिन तुगलक था उस वक्त विजयनगर एम्पायर की नींव रखी गई या एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर डेवलप हुआ। बी, दूसरा जो स्टेट डेवलप हुआ, लगभग इसका मतलब एक बार में नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लिया डेवलप होने में, तो लिखिए 1341 to 47, 6 से 7 साल में धीरे धीरे ये बनकर तैयार हुआ। और ये जो था, लिखिए रिवॉल्ट ऑफ सदा अमीर्स, इनको कहा जाता था सेंचुरियंस। अभी बताऊंगा आगे, जब आपको बहमनी एम्पायर पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। एंड फाउंडेशन ऑफ बहमनी इन 1347 बाय हसन गंगू। तो सेंचुरियन मतलब वो आमीर थे जो बड़े आमीर थे, बड़े नोबल्स थे, जिनके पास अपना खुद का मतलब वो प्रोविंसेस के गवर्नर वगैरह टाइप के थे। तो जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक वीक हो चुका है इकोनॉमिकली, तो इन लोगों ने ही रिवोल्ट करके क्या कर लिया, खुद को अपनी एक ग्रुपिंग करके 5 सुल्तानों की और भी बाकियों की, और उन्होंने क्या किया, एक अपना अलग ही इंडिपेंडेंट साम्राज्य बना लिया जिसको नाम दिया गया बहमनी किंगडम। तो विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में था, यानी तमिलनाडु वाला एरिया। बहमनी किंगडम जो था ये डेक्कन ट्रैप वाला एरिया, यानी महाराष्ट्र वाला। ठीक है, महाराष्ट्र का और बाकी मतलब अहमदाबाद वगैरह, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र वाला एरिया जो पड़ेगा वो आपका ये बहमनी एम्पायर वाला एरिया आएगा। ठीक, और तीसरा जो किंगडम यहाँ बना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा तो नहीं बना लेकिन हाँ ये भी किंगडम अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था। तो लिखिए इन 1335 देखिए मदुरई became independent under the leadership of Jalauddin, Ehsan
एहसास, एहसाह शाह, एन नहीं होगा एच होगा, कहीं नहीं एन लिखे, एहसान लिख लीजिए। हसन शाह कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर एहसान शाह लिखा हुआ है। यहाँ पर हाँ, कहीं पर अगर आप चाहो तो इसको लिख लो, कहीं पर अगर आपको हसन शाह भी लिखा हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर AHSAN एहसान शाह लिखा हुआ है, कहीं पर हसन शाह लिखा हुआ है। दो तरह की बुक्स में कहीं कहीं आपको ये नाम मिलेगा। तो आप किसी इस पे, तो मदुरई उतना इम्पोर्टेंट नहीं आता हो पड़ता है, पर विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर ये बहुत बड़े एम्पायर बने, और इनके बारे में पढ़ना हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो वहाँ आपको ये लिंक करके मैं इनकी कहानी बताऊंगा कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आखिर वो क्या हुआ, कौन सी वो घटनाएं घटी, और या कौन सी वो कंडीशंस आई जिन कंडीशंस की वजह से विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर इंडिपेंडेंट हुए और इतने बड़े एम्पायर बने। साथ में मदुरई एम्पायर भी एक अलग से बना। तो मेनली हम लोग विजय और बहमनी एम्पायर पढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर, और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर के बीच में काफ़ी लंबा कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है। क्यों? क्योंकि उधर अब दिल्ली सल्तनत तो बड़ी सल्तनत थी, लेकिन धीरे, मैंने कहा ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अब जो दिल्ली सल्तनत होगी उसकी एरिया, उसकी टेरिटरी क्या हो जाएगी, श्रिंक करना शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएंगे कि अब जो है पूरी तरह से जो ये विजयनगर और बहमनी अपने आप को दिल्ली सल्तनत से भी बड़ा कर लेंगे। एक समय ऐसा है कि दिल्ली सल्तनत से भी अपने आप को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, उतना बड़ा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा अंपायर ये बना लेते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये तो बड़े रिवॉल्ट हुए या बड़े इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, कुछ रिवॉल्ट भी हुए, छोटे छोटे कुछ रिबेलियन भी हुए। अब उनको लिख लेते हैं। तो पहला लिखिए, आल्सो गवर्नर ऑफ अवध, आल्सो गवर्नर ऑफ अवध, मुल्तान एंड सिंध, revolted against him। तो अवध यही यूपी वाला एरिया, मुल्तान पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में है। तो ये सब क्या थे, यहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। खैर, ये इनको इतना बड़े नहीं थे और इतने ये शक्तिशाली नहीं थे कि अपने आप को क्या करें, सस्टेन कर सके। तो इनके रिवोल्ट को बाद में दबा दिया गया, मैनेज कर लिया गया, पर विजयनगर बहमनी वाला मैनेज नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये पॉइंट अगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, मेन जो आपको याद रखना वो बहमनी, विजयनगर और मदुरई वाला याद रखना है। ठीक, इन गुजरात तागी रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट सुल्तान। इन गुजरात तागी, वहाँ का भी एक गवर्नर था, वो भी रिवोल्ट किया, और उसको चेज करने में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने 3 साल बर्बाद किए। ठीक है, उसको चेज करने में मोहम्मद तुगलक ने 3 साल बर्बाद किए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। he died in Thatta, he died in Thatta 1351 CE,
He died in Thatta 1351 CE while campaigning in Sindh against इसी तागी, ए टर्किश स्लेव। तो ये जो तागी था, इसने जब रिवोल्ट कर दिया तो इसको पकड़ने के लिए या इसके रिवोल्ट को सप्रेस से मोहम्मद बिन तुगलक खुद गया और 3 साल तक इसकी खोज खबर के इसके लिए भटकता रहा, लेकिन नहीं पाया और अंत में उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वहीं थाटा में ही उसकी डेथ हो गई। यानी कि वो लौट कर दिल्ली नहीं आ पाया। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में डेथ करता है। कहाँ पर? थाटा में। ये लिख लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखिए। जब इसकी डेथ हुई, मोहम्मद बिन तुगलक की जब डेथ हुई, तो बर्नी, जो बर्नी राइटर था, उसने अपनी बुक में कुछ लिखा। क्या लिखा? तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नी, अकॉर्डिंग टू बर्नी लिखा उसने, दी सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज people and people from सुल्तान। तो उसने ये लिखा कि सुल्तान अपने लोगों के द्वारा मुक्त कर दिया गया, या लोग जो थे वो सुल्तान के द्वारा मुक्त हो गए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से फ्री हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परेशान थे। लोग सुल्तान से परेशान थे और सुल्तान लोगों से परेशान था। तो दोनों एक दूसरे से इतना परेशान थे कि दोनों ने एक दूसरे को आज़ाद कर दिया। ठीक है, दोनों ने दूसरे को आज़ाद कर दिया। कितनी अच्छी बात है ना। बेचारा इतना कुछ तो करने की कोशिश किया, सब कुछ करता गया, बट अंत में क्या हुआ? सक्सेस नहीं मिली, इसे सक्सेस नहीं मिल पाई। और वो सक्सेस नहीं मिलने के पीछे रीज़न क्या है? गलत प्लानिंग। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कि आप प्रोजेक्ट तो बनाते हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को अचीव करने की जो आपकी प्लानिंग है वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो लोग भी इससे इतने परेशान हो गए थे कि जब इसकी डेथ हुई तो वही बर्नी ने लिखा कि पीपल आर फ्रीड फ्रॉम हिज सुल्तान एंड हिज सुल्तान इज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक was a mixture of opposites. His reign marked the beginning of the process of decline. यानी ये
विषम चीज़ों का, यानी एक दूसरे के अपोजिट चीज़ों का ऐसा मिक्सचर था कि इसके टाइम पर सब सल्तनत बढ़ रही है कि घट रही है पता ही नहीं चला, कभी बढ़ती थी कभी घटती थी। लेकिन जब लास्ट तक देखा गया कि हाँ नए नए राज्य इंडिपेंडेंट हो गए थे, इसका मतलब है कि आप जोग्राफिकली अब आपका एरिया कम हो रहा है और जोग्राफिकली अब आप क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी तक हमने जब जितने सुल्तान देखे, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, उसके बाद बलबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ तक दिल्ली सल्तनत के एरियल टेरिटरी जो थी, बाई एरिया दिल्ली सल्तनत वाज एक्सपेंडिंग, बट और उस एक्सपेंशन में बहुत बड़ा रोल मोहम्मद बिन तुगलक का भी है। जब ये क्या था, जौना खां के नाम से गयासुद्दीन तुगलक के अंडर में एक्सपेंशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये खुद सुल्तान बनता है, उसके बाद इसकी पॉलिसीज और इसके एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, उसका ऐसा रिपरकर्सन या उसका ऐसा उल्टा इफेक्ट पड़ता है कि अब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन की ओर चल देती है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ये किंगडम, विजयनगर इंडिपेंडेंट किंगडम और बहमनी इंडिपेंडेंट किंगडम। और ये छोटे किंगडम नहीं है, ये बहुत बड़ा। विजयनगर तो पूरा तमिलनाडु और वगैरह का पूरा एरिया इसके कंट्रोल में था। यहाँ तक कि रिवर तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा तक का एरिया विजयनगर के कंट्रोल में था। और इधर बहमनी, तो बहमनी और विजयनगर के बीच में रिवर कृष्णा ही जो थी वो बाउंड्री थी। इस हिसाब से अगर आप इंडियन मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कृष्णा रिवर से साउथ का एरिया विजयनगर का कोई छोटा मोटा एरिया बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। और बाद में बहमनी तो इधर गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया, कुछ मध्य प्रदेश का भी एरिया, ठीक है। ये सब के सब, अब इसका ये मीनिंग हुआ कि जब बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम अगर आप निकाल दो तो जो दिल्ली सल्तनत है वो अब सिर्फ अब नॉर्थ इंडिया में बच गई, यानी विंध्या रेंज के नॉर्थ में ही रह गई। तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ से आपको कितना सटीक वो उसकी थिंकिंग के बारे में आपको पता चल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्या रेंज के साउथ जब वो आया था तो उसने एक्सपेडिशन तो किए, लेकिन उसने टेरिटरी को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं लिया। इससे हमें समझ में आता है कि वो कितना आगे की सोच रखने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। एडमिनिस्ट्रेटिव उसका बहुत अच्छा था। तो यहाँ हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का चैप्टर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आएगा, टॉपिक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो थ्रोन पर बैठता है सुल्तान बनता है उसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। तो अब हम लोग लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में।